everyone. Let us join Dr. Samiksha and Dr. Kapil Bhatia. Might भी आप लोगों को पता होगा कि आज ऑटिज्म अवेयरनेस डे है और डॉक्टर कपिल भाटिया हमारे साथ अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। वेलकम डॉक्टर समीक्षा। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। डॉक्टर कपिल ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। बात हुई है आपकी उनसे भी? हाँ जी, अच्छा, पेशेंट थे उनके पास, वो बस आने ही वाले होंगे। डॉक्टर कपिल ने ज्वाइन तो किया है, टर्न हो गया है वीडियो टर्न होगा। गुड इवनिंग डॉक्टर। कैसे? गुड इवनिंग डॉक्टर कपिल। सॉरी, टेक्निकली बहुत पुअर हूँ। कोई बात नहीं, हो जाता है। दिस फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इंस्टा पे बैठा हूँ ऐसे किसी सेशन के लिए। आपका एग्जाम है आज? हाँ जी, अब अभी बस देखो, आपका एग्जाम भी ले लेंगे हम आज ही। पूरा जी। एग्जाम से पहले वो जो टांगे कांपती है ना, वो आज मैं फील कर सकता हूँ बड़े सालों। मतलब बटरफ्लाई इन द स्टमक। नहीं, पेट में तो कुछ नहीं हो रहा, टांगों में ही हो रहा है। डॉक्टर समीक्षा, आपको डॉक्टर कपिल नजर आ रहे हैं? नहीं, डॉक्टर कपिल ने अपना टर्न वीडियो लिखा हुआ आ रहा था, उन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है। अच्छा रुको, डॉक्टर कपिल आप देखो, अभी आपका वीडियो ऑन नहीं है। देखो अभी आ रहा है मुझे, तो आप देख रहे हैं? नहीं, अच्छा, हम दोनों दिख रहे हैं आपको, लेकिन आप नहीं हमें दिखाई दे रहे अभी। अभी भी दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा? नहीं, आप अभी नहीं दिख रहे हो। आप या तो रीजॉइन करिए डॉक्टर साहब। वो कैसे होगा? अच्छा, डॉक्टर सरनजीत बोल रहे हैं कि वो सबको देख सकते हैं। चलिए, आई कैन सी ऑल ऑफ यू। ठीक है, फिर तो करते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर सरनजीत ओके ना? या चलो, शी इज फाइन। ठीक है जी। Hello everyone. Welcome to this special Insta Live session hosted by Ask Homeopathy, and I am Dr. Arpana Soni, founder and director of Ask Homeopathy. And with me there is Dr. Samiksha. She is co-founder of Ask Homeopathy. And today we have with us Dr. Kapil Bhatia, a highly experienced homeopath. Dr. Bhatia has completed his BHMS and further honed his expertise with SCPH and SCPH Plus from Dr. Praful Vijaykar School of Predictive Homeopathy in Mumbai. He is practicing in Karnal since 2003. Today he will be sharing his insights on a very important topic, autism. So stay tuned as we deep dive into the discussion. Over to Dr. Samiksha. Good evening, Dr. सबसे पहले तो डॉक्टर कपिल वेलकम। एंड चलो, आज का टॉपिक जैसा कि ऑटिज्म है, तो सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि ऑटिज्म होता क्या है। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑटिज्म हम लोगों को सबको ही मोटे तौर पे ये पता है कि दिस इज अ क्लिनिकल कंडीशन, जिसको एक डिजीज ना कह करके एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को कलेक्टिव टर्म ऑटिज्म दिया गया है। मोटे तौर पे हम सबको ये पता है कि ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो एक नेचुरल लाइफ नहीं लीड कर पाते, वो बच्चे सोशली कनेक्ट नहीं हो पाते, वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से नहीं जी पाते। बहुत सारी ग्रेडिंग्स इसमें ऑटिज्म के ऊपर बताते हैं कि फ्रॉम माइल्ड ऑटिज्म टू मॉडरेट और टू सीवियर कंडीशन। लेकिन अगर इसको हम ऑटिज्म को समझे ना डीपली, तो बड़े सर मतलब डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर ने, मुझे जो भी नॉलेज मिली है ऑटिज्म से रिलेटेड, वो बड़े सर से ही मिली है। 2018 से पहले तक मैंने कभी ऑटिज्म का कोई केस नहीं देखा था, ना ट्रीट किया था, और ना ये पता था मुझे कि होम्योपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट भी है, या होम्योपैथी अगर ट्रीट भी कर रही है तो किस लेवल तक इसको ट्रीट कर रही है। बट व्हेन आई केम इन कॉन्टेक्ट विद प्रफुल्ल विजयकर सर, तो वहां जाके पता चला कि यस, these kind of conditions are treatable, but we cannot claim it। 30, 40, 50% तक इसमें क्योर रेट है, और वो क्योर रेट भी पार्शियल से लेके कंप्लीट तक है। तो बड़े सर ने जो हम लोगों को ऑटिज्म के बारे में बताया, ही सिंपली सेड कि ऑटिज्म को अगर आप
मोटे नजर पे देखें तो चाइल्ड का वर्ड के साथ कनेक्शन नहीं है। सिंपल, एक बच्चा जो इस जीवन में आया है वो, उसका ऑर्गन डेवलप है, ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप है, लेकिन जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, जो कनेक्शन होने चाहिए, वो कनेक्शंस डेवलप नहीं है। इतना ही ऑटिज्म में समझना है आपको कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं ऑटिस्टिक चाइल्ड, वो कुछ पैटर्न ऑफ सिम्टम्स लेके आ रहे हैं जो ऑलरेडी काफी कुछ पब्लिश्ड है, काफी कुछ नेट पे अवेलेबल है कि किसी का आई कांटेक्ट नहीं है, किसी का सोशल कांटेक्ट नहीं है, कोई अपने जो नेचुरल कॉज हैं उनके बारे में नहीं बता पा रहे हैं और अपनी डे टू डे लाइफ वो नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखें तो उनका कनेक्शन जो है इस वर्ल्ड के साथ कटा हुआ है, यानी कि जो फंक्शनिंग है ब्रेन की वो कटी हुई है। तो दिस इज इन नटशेल अबाउट ऑटिज्म। अगर आप आ जाते हैं ऑटिज्म के पर्सपेक्टिव, होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव, कि होम्योपैथी से हम ऑटिज्म के केसेस को कैसे डील करेंगे, तो वहां सबसे पहले ऑर्गेनन का एफोरिज्म नंबर 3 आएगा, which says कि knowledge of disease, knowledge of medicinal power, what is to be cured and what is curable in medicine। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑटिज्म के केस में हमने ट्रीट क्या करना है, what is to be treated। उसके लिए हमें ये जानना है कि ऑटिज्म एग्जैक्टली कहाँ खड़ा है। अगर हम लोग देखें एक ह्यूमन एवोल्यूशन, तो आपने देखा होगा कि बच्चा जब पैदा हो रहा है तो ही बिहेव्स लाइक अ प्लांट, एक सिंपल एक लिविंग बीइंग है जिसके थोड़े से इमोशंस हैं, एक स्माइल है और एक क्राइंग है, उतना ही उसको पता है। उसके बाद वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है, एक एनिमल की स्टेज तक आता है जहां पे वो थोड़ा सा मूव करना शुरू करता है, अपनी टर्न करना शुरू करता है, नेक होल्डिंग शुरू करता है, क्रॉल करता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो डेवलप होता है जहां उसके इमोशंस डेवलप होते हैं, यानी कि राइट ब्रेन डेवलप होता है, एंड फॉलोड विद द लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट एंड लास्टली द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ऑटिज्म में क्या हुआ कि ये जो एवोल्यूशन का प्रोसेस था, फ्रॉम अ प्लांट टू अ जाइलम टू अ एनिमल टू अ मैन, ये रिवर्स हो रहा है। वो पूरे मैन तक, पूरी कॉन्शियसनेस तक, अपनी जहां पे वो अपने ब्रेन को यूज कर सके, वो डेवलप नहीं हो रहा। वो वापस एक एनिमल बीइंग तक ही आ रहा है कि उसकी एग्जिस्टेंस है, उसका सब कुछ है, बट वो कनेक्शन उसका लॉस्ट है। इसके लिए सर बताते हैं हमें कि भाई बेसिकली दो टाइप का ऑटिज्म है, एक ऑटिज्म बाय बर्थ है और कुछ ऑटिस्टिक केसेस उन्होंने डिफाइन किए कि आफ्टर बर्थ होते हैं। आफ्टर बर्थ में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि what sir says is कि there are many things which can hamper the normal functioning of a brain। aphorism number 31 ऑर्गेनन का अगर हम लोग देखते हैं तो it says the inimical forces which the human terrestrial is exposed are partly psychical and partly physical। यानी कि एक ह्यूमन बीइंग को जो चीजें नुकसान करने वाली हैं वो दो तरीके की हैं, वो साइकिकल कॉजेज हैं और वो फिजिकल कॉजेज हैं। छोटे बच्चे में फिजिकल कॉजेज बहुत कॉमन है, जैसे वैक्सीनेशन हो जाना, कोई इस तरीके का ड्रग रिएक्शन हो जाना जहां से उसके ब्रेन की फंक्शनिंग हैम्पर हो सकती है। लेकिन सारे बच्चों को ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ उनमें होगा जो पीछे से एक सेंसिटिविटी लेके आए हैं। हमें पता है कि जैसे हम लोग नॉर्मली, अभी कोविड आया, आपने देखा होगा कि कोविड में सब लोग बीमार नहीं हुए, सिर्फ वही हुए जो ससेप्टेबल थे, और ससेप्टेबल वो हुए जिनकी इम्यूनिटी लो हुई, और इम्यूनिटी लो होने के बहुत सारे रीजंस हैं, वो हम लोगों को बीइंग अ होम्योपैथ पता ही है। और सेकंड ऑटिस्टिक जो केसेस हैं वो है बाय बर्थ। अगर हम इसको मायाजमेटिकली समझें तो मायाजमेटिकली क्या चीज है कि ऑटिज्म मीन्स नो कनेक्शन, यानी कि ब्रेन तो डेवलप हो गया लेकिन ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई। कोई भी चीज स्ट्रक्चर डेवलप हो गया लेकिन उसकी फंक्शनिंग पूरी डेवलप नहीं हो रही, इट मीन्स इट इज सिफिलिस, हम लोग ये कहते हैं। लेकिन वहां पे कुछ भी डिस्ट्रक्ट नहीं है, तो इट इज मोर ऑफ साइकोसिफिलिस। साइकोसिफिलिस का जब हम लोग कॉज ढूंढते हैं ना, 3 मयाज्म हम लोगों ने होम्योपैथी में पढ़े हैं कि सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस।
तो सोरा इज वेरी बेसिक, द प्राइमरी कॉज, साइकोसिस इज द सेकंड, जिसको हम मोटे तौर पे कहते हैं कि सोरा इज इन्फ्लेमेटरी। कहीं पे भी कुछ इन्फ्लेमेशन है तो उसको हम सोरिक डिफेंस डिफाइन करते हैं। साइकोटिक को हम कहीं पे भी कोई ग्रोथ हो रहा है या कोई चीज अंडर ग्रोथ है उसको हम साइकोटिक कहते हैं। और सिफिलिटिक इज प्योरली डिस्ट्रक्टिव। इसमें कई सारे पार्ट्स आ जाते हैं, 7 टाइप ऑफ सिफिलिस जो सर ने एक्सप्लेन की हुई है। सिफिलिस का डिस्ट्रक्शन का कॉज हमेशा होता है एंगर। अग्नि हम कहते हैं ना, क्रोध अगन से तेज है, कि क्रोध जो है अग्नि के समान है और ये भस्म करता है। तो एंगर ऑलवेज डिस्ट्रॉय। तो कहीं पे भी अगर किसी व्यक्ति में हम लोगों को कोई डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस दिख रही है तो द कॉज इज एंगर, वी शुड प्रो फॉर इट। यहाँ पे कहीं पे भी कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। एक चीज मदर के वूम में डेवलप हो रही थी, ब्यूटीफुली डेवलप होते होते स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी बाहर आने के बाद वूम से उसका फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि उसकी फिजियोलॉजी जो है वो प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई। कहीं ना कहीं कोई ऐसा ट्रॉमा रहा जिसने उस प्रोसेस को हैम्पर किया, उस फंक्शन को पूरा होने से रोका। तो व्हाट सर सेज इज, इसमें हम लोग देखते हैं मेंटल ट्रॉमा बेसिकली। जैसे मैंने बताया फॉरिज्म 31 सेज की द इनिमिकल फोर्सेस पार्टली साइकिकल पार्टली फिजिकल टू विच ह्यूमन टेरेस्ट्रियल इज एक्सपोज्ड। तो ये ट्रॉमा बेसिकली होते हैं हमारे इमोशनल शॉक, फ्राइट। बहुत सारे केसेस जो मैंने भी पर्सनली डील किए हैं, अभी जो लास्ट 7 ईयर्स से मैं डील कर रहा हूँ, उसमें मैंने देखा है कि जब हम मदर्स की हिस्ट्री पूछते हैं और दैट टू बियॉन्ड 4 months, अप टू 4 months अगर कोई स्ट्रक्चरल डिरेंजमेंट्स आ रहा है बच्चों में, लाइक माइक्रोसेफेली है, ब्रेन पूरा डेवलप ही नहीं हुआ या कोई स्ट्रक्चर पूरा डेवलप ही नहीं हुआ, देन वी टेक अ हिस्ट्री ऑफ टिल 4th month। जो पार्ट जिस मंथ में डेवलप हो रहा होता है, तो उस डेवलपमेंट के फेज में अगर कोई ट्रॉमा मदर को हुआ तो वो पार्ट वीक होगा। अगर ऑर्गन डेवलप हो गया है और उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट नहीं हुई, फिजियोलॉजी स्टार्ट नहीं हुई, तो वी कंसिडर आफ्टर 4 months, हिस्ट्री आफ्टर 4 months ऑफ प्रेगनेंसी। तो बहुत सारे केसेस में जब मदर की हिस्ट्री ली गई तो उन लोग मतलब एक कॉमन सी चीजें मिलती है कि लाइक किसी भी चीज पे शॉक लगा, लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आई वाज अलोन एट होम और अचानक लाइट चली गई, मुझे डर लगा, या किसी पंडित जी ने कोई ऐसी बात बोली कि आपका बच्चा तो एबनॉर्मल पैदा हुआ, लाइक प्रेडिक्शंस के लिए जाते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें जब माइंड पे इम्पैक्ट करती हैं मदर के, तो मदर के वो परसेप्शन उस ग्रोइंग बेबी को इम्पैक्ट करते हैं। और ये हम लोगों को पहले लगता नहीं था कि दिस मे बी द रीजन, क्योंकि लेकिन जब हम लोगों ने वहां पे देखे केसेस और खुद भी पर्सनली हिस्ट्री ली, तो हम लोगों को ये सब चीजें मिली हैं। एंड उन पे प्रिस्क्राइब करने के बाद हमने देखा है कि यस, देयर इज अ वेरी वेरी गुड इम्प्रूवमेंट इन ऑल दीज केसेस। उनकी लाइफ बहुत हद तक इम्प्रूव होती है। कुछ में हो सकता है कि जो केसेस हमारे नहीं ठीक हुए, वहां वी माइट बी एट फॉल्ट कि हम उन परसेप्शंस को, उन फीलिंग्स को मदर्स की पूरी तरीके से ना समझ पाए हों। एंड व्हाट सर सेज इज कि दीज आर इनक्योरेबल केसेस। एंड अगर 30-40-50% भी इसमें क्योर रेट आ रहा है तो दिस इज एटलीस्ट गुड कि आप कुछ लाइफ तो बचा पा रहे हैं। तो मोटे तौर पे मतलब ऑटिज्म के बारे में मैंने इतना ही जाना है और इतना ही देखा है। इसमें एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, ऑटिस्टिक बच्चों को हम लोग कई सारे ट्रेनिंग स्कूल्स में डाल देते हैं, लाइक स्पीच थेरेपीज के लिए डालते हैं और अलग अलग थेरेपीज देते हैं। तो बड़े सर वॉन्स वो कहते हैं कि आप ये मत करो। द रीजन बीइंग इज ही हैज गिवन अ वेरी साइंटिफिक रीजन फॉर दैट कि ऑटिज्म के बच्चे, अगर आप नेचुरल फिजियोलॉजी देखें ब्रेन के डेवलपमेंट की, तो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है लाइक एक लाइफ आई। अगर मेरे पास स्लाइड्स होती तो मैं आपको दिखा पाता है, मुझे आता नहीं इसमें, बट आप मोटे तौर पे समझें कि जब मदर फादर के गैमेट्स मिले आपस में, तो एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ जहां से वो ब्लास्टोसिस्ट, मोरूला और ये मतलब 2 cells से 4 cell 8 cells और ये सारा बनना शुरू हुआ एम्ब्रियो, और एक स्टेज पे आके वो फुली फ्लेश्ड बॉडी बन गई और फिर लाइफ ने एंटर किया। उसके बाद बच्चा जब बर्थ लेता है, बर्थ लेने के बाद बच्चा
उस लाइफ है उसमें, धीरे धीरे उसको एक सेंसेशन आती है कि भाई आई एम समथिंग, मैं डेवलप होती है, द ईगो डेवलप्स बेसिकली। और फिर उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन आता है, उसको ये फील होने लगता है कि आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल। ऐसे ही फिर नेक होल्डिंग स्टार्ट होती है, यानी कि द ब्रेन स्टेम डेवलप्स, कि जहां से ब्रीदिंग और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये सारे मैनेज होना शुरू होते हैं। उसके बाद डेवलप होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जहां से बच्चा नेक होल्डिंग या बॉडी बैलेंसिंग स्टार्ट करता है, एंड देन स्टार्ट्स विद द कॉर्टेक्स। और उसमें भी राइट ब्रेन पहले डेवलप होता है, यानी कि द इमोशंस पार्ट, कि इमोशंस डेवलप होते हैं, फॉलोड विद द डेवलपमेंट ऑफ द लेफ्ट ब्रेन, यानी कि इंटेलेक्चुअल ब्रेन। तो व्हाट सर सेज इज कि द राइट ब्रेन इज द मदर ब्रेन एंड द लेफ्ट ब्रेन इज द फादर ब्रेन। ऑटिज्म के बच्चों में क्या होता है, ये बाईपास हो जाता है, एक ब्रीच आ गया कि राइट ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, इमोशंस के पार्ट डेवलप नहीं हुए, जहां से बेसिक लर्निंग स्टार्ट होती है। लर्निंग के बाद कैलकुलेशंस एंड इंटेलेक्चुअल्स वाला पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज द लेफ्ट ब्रेन। तो ऐसे बच्चों में ये वाला पार्ट वीक हो गया। अब वो ब्रीच हुआ, कोई भी चीज जब ब्रीच हो रही है तो इट इज अगेन साइकोसिस। डिस्टर्ब नहीं हुआ कुछ, लेकिन बाईपास हो गया। लाइक हम लोग वो करते हैं ना, एग्जाम्स पेपर देते हैं, तो पेपर में हम कुछ लिख रहे हैं तो हमने चिटिंग करके लिख लिया, किसी एक चीज को बाईपास कर दिया कि नेचुरल नहीं लिखा, इधर से कर लेते हैं, वी जस्ट यूज मैनिपुलेट द थिंग्स। तो दिस इज ऑल साइकोसिस। तो वहां से वो ब्रीच हुआ। अब कुछ ना कुछ तो ट्रॉमा हुआ होगा मदर को, कि जहां उसने ये इंफॉर्मेशन बच्चे को दिया कि इट इज नॉट राइट टू डेवलप द राइट ब्रेन, यू गो टू द वर्ल्ड विद ओनली लेफ्ट ब्रेन। तो जब हम ऐसे बच्चों को थेरेपीज देते हैं तो व्हाट वी डू इज हम उनके लेफ्ट ब्रेन को ज्यादा ट्रेन करते हैं, एक पार्ट को हम ज्यादा ट्रेन करते जा रहे हैं, तो दे बिकम्स गुड इन कैलकुलेटिंग, दे कैन they become good in video game playing and using calculators and computers and mobiles. लेकिन जो अच्छा प्रोसेस है, द राइट प्रोसेस है, दैट इज विद द नेचर। द राइट ब्रेन शुड डेवलप फर्स्ट एंड देन द लेफ्ट ब्रेन शुड डेवलप। इसलिए वार्न करते हैं सर कि आप साइकोसिस को अगर ज्यादा छेड़ोगे तो द पेशेंट में एंटर इनटू सिफिलिस। तभी आप देखेंगे ये ऑटिस्टिक बच्चे जो बहुत ज्यादा थेरेपीज लेते हैं, कभी कभी ये बड़े वायलेंट हो जाते हैं, बिकॉज वी मेक देम पुश टुवर्ड्स फ्रॉम साइकोसिस टू सिफिलिस। इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन, मतलब आई डोंट नो कि प्रेडिक्टिव में आपका एक्सपोजर कितना रहा, बट दिस इज समथिंग। आप 2-3 बार जब इसको और सुनेंगे और अप्लाई करेंगे और देखेंगे ना, तो मतलब ये चीजें हमें दिखी हैं, वी हैव सीन कि मेरे जितने भी ऑटिस्टिक के बच्चे चल रहे हैं, जस्ट सिंपली से देम कि अभी इनको लर्निंग आर्टिफिशियल मत दो, इनको डोंट ट्रेन देम लाइक कि एक टाइगर या लायन केज के अंदर है और वो रिंग मास्टर उनको जबरदस्ती ट्रेन कर रहा है। लेट देम लर्न बाय नेचर, बाय देमसेल्फ। वो एक नेचुरल लर्निंग है, जो भी उनकी कैपेबिलिटी है। तो मेडिसिन हेल्प्स दीज। तो दिस इज द प्रोसेस बेसिकली कि हाउ वी डील विद इट, दीज ऑटिस्टिक केसेस। तो ये ऑटिज्म के बारे में मुझे अभी तक पता है। आजकल ऑटिज्म के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कुछ खास कारण? हाँ, खास कारण है ना, हस्बैंड वाइफ की बनती कहाँ है, आप देखो वो रहेगा। बहुत बड़ा रीजन है ऑटिज्म का। ऑटिज्म का मतलब देखो, मैंने आपको ये बताया, फर्स्ट स्टेज पे आप देखें कि बच्चे का सोशल कनेक्शन नहीं है, बच्चे का किसी से आई कांटेक्ट नहीं है। तो बेसिक थिंग है, मदर ने बच्चे को ऐसा क्या मैसेज दिया कि बेटे आप इस दुनिया में जाओ एंड डोंट कीप अ कनेक्शन विद दिस वर्ल्ड, दिस इज ऑल बेकार वर्ल्ड, आप अपनी दुनिया में मस्त रहो। देयर हैज टू बी सम ट्रॉमा इन फीमेल्स ना। तो हमारे पास एक केस था ऑटिज्म का, आई रिमेम्बर कि वहां पे मतलब she was not treated good by the mother-in-law and husband also used to not support her. तो वहां उनका बेबी हुआ, वो ऑटिस्टिक चाइल्ड था। और जब पूरी हिस्ट्री ली तो पता चला कि हस्बैंड वाज नॉट एट ऑल टेकिंग केयर ऑफ द वाइफ, शी वाज ऑल लेफ्ट अलोन कि भाई अपने आप ही अपनी लाइफ जियो। तो उनका ऐसा हुआ था। तो ये हिस्ट्री मिलती है, हस्बैंड वाइफ का आपस में ना बनना, दिस इज वन ऑफ द रीजन। सेकंड इज एनी फियर्स,
आप देखिए कि आजकल क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बड़ा एक प्रचलन चल गया है कि कुंडलियां बनवाओ, इतने बजे हमने बर्थ करवाना है, इतना कुछ करना है. वी ऑल आर जस्ट मैनिपुलेटिंग विद द नेचर. दीज साइंसेस आर गुड, बट आप विधाता पे भरोसा नहीं कर रहे. मदर नेचर हैज समथिंग टू ऑफर यू. आप मतलब आप सोचे, डीप डाउन सोच के देखें कि इतनी मैनिपुलेशंस डेवलप कहाँ से हो रही है. दीज आर आउट ऑफ फियर कि हमें सब ठीक करना है, हमें सब परफेक्ट चाहिए. हमें सब परफेक्ट चाहिए मीन्स हमारे परसेप्शन है कि अभी चीजें परफेक्ट नहीं है. आप गेटिंग माय पॉइंट. मैंने आपको बताया ना कि इट इज साइकोटिक. साइकोटिक मीन्स देयर हैज टू बी सम शॉक, सम फ्राइट. तो मदर को कहीं ना कहीं ऐसा परसेप्शन है और शी इज मेड टू डू दिस. कभी कभी क्या होता है कि मदर खुद नहीं चाहती, बट जिस फैमिली में मैरिज हुई है वहां उन लोगों को वैसा कल्चर हो, तो दे आर फोर्स्ड और dominated. Again, it will lead to कि I'm not allowed to be myself, how I want to live and what I think of my child, है ना. तो ये सारी चीजें मैनिपुलेशंस जो है, these are one of the reasons कि बच्चे हो रहे हैं. ओके. और ऑटिज्म के साइंस और सिम्टम्स वगैरह जो कौन सी एज में बच्चों में दिखने शुरू हो जाते हैं? मोस्टली जो अवेयर पेरेंट्स हैं वो तो बहुत अर्ली एज में बच्चों को नोटिस कर लेते हैं, लाइक 1-1.5 साल में, क्योंकि उन लोगों को समझ आ जाता है कि लाइक वी आर कॉलिंग द चाइल्ड बाय नेम और वी आर जस्ट डूइंग समथिंग एंड द चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. तो लेकिन जो अनअवेयर हैं, जो इतना ज्यादा जिनको नहीं पता, वो 2 से 3 साल में जब वो नोटिस करते हैं कि यार, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये देखते हैं कि बच्चा बीच में पॉटी कर लेता है, शुशु कर लेता है. इट्स क्वाइट कॉमन फॉर अ किड कि चलो 1-1.5-2 साल तक बच्चा नॉर्मल है, ऐसा कर लेता है. या आप देखिए कि गांव की भाषा में हम लोग ये कह देते हैं कि बच्चा सीधा है जी. इट्स वेरी कॉमन कि वो कहते हैं जी सीधा है बच्चा, पता ठीक है अपनी उम्र में आएगा, बड़ा हो जाएगा. तो दीज आर द थिंग्स विच मिसेस द अर्ली डायग्नोसिस. लेकिन हाँ, जो लोग अवेयर हैं, जो लोग कहीं ना कहीं डॉक्टर्स से जुड़े हुए हैं या ऐसे सर्कल में जुड़े हुए हैं जहाँ ऑटिज्म या इन बर्थ डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस होता है, ही आर दोस्त कि जिनको पता लग जाता है पहले. ओके. पेरेंट्स मतलब क्या नोटिस करें कौन सी एज में कि जहाँ से उनको थोड़ा पता चले कि भाई हमारा बच्चा ऑटिज्म की तरफ तो नहीं है? सीधा सीधा फटा है इसमें कि बच्चे का बच्चा कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके. ऑटिज्म में एक ही चीज आती है कि रिस्पॉन्स नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है. ओके. आप उसको बड़ी गंभीरता से लें, क्योंकि चाहे आप देखें एक नॉर्मल चाइल्ड जो है वो अपनी मदर को, किसी को पहचाने ना पहचाने, लेकिन वो अपने मदर के स्पर्श और मदर की बॉडी को बहुत अच्छे से पहचानता है. तो व्हेनेवर अ मदर लुक्स इनटू द आईज ऑफ द किड और वो कोई जेस्चर शो करती है, द चाइल्ड ऑलवेज रिस्पॉन्सेस विद अ स्माइल और विद एनीथिंग. मतलब उसकी बॉडी वो रिस्पॉन्ड करती ही करती है हर हाल में. ओके. तो और जो बच्चे लेट बोलना सीखते हैं क्या वो ऑटिस्टिक उसकी कैटेगरी में आते हैं या ऑल दीज आर सेम और डिफरेंट? जो बच्चे लेट बोलना सीखते हैं, लेट स्पीच एंड ऑटिज्म, उसको कोरिलेट कर सकते हैं या डिफरेंट रहेगा वो? नहीं कर भी सकते हैं. अभी ऑटिज्म के ऊपर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक वो निकाला हुआ है चार्ट, जिसमें काफी सारे पैरामीटर्स उन्होंने दिए हुए हैं. तो वो पैरामीटर्स अगर आप चेक करें और आपका बच्चा उसमें फिट हो रहा है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट एंड सीवियर कंडीशन. तो ये वहां से हमें पता चल जाता है. और अदरवाइज जो सेंटर्स हैं, एटलीस्ट हम डॉक्टर्स को तो अपने क्लिनिक पे, क्योंकि होम्योपैथी में ऑटिज्म को लेकर के बड़ी ज्यादा अवेयरनेस है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो ये वाला चार्ट हम लोगों को रखना चाहिए अपने क्लिनिक पे. ये नेट से डाउनलोड हो जाता है और आई विल शेयर द लिंक. या श्योर. है ना, क्योंकि एक ऑटिज्म की जो WHO ने या वर्ल्ड वाइड जो एक डेफिनेशन बनी हुई है, वो एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ एबनॉर्मेलिटीज या ग्रुप ऑफ थिंग्स जो बच्चे में दिख रही है, कलेक्टिवली उसको ऑटिज्म की ग्रेडिंग दी गई है. तो अगर हम लोग थॉरो हैं उस चीज में तो इजिली डायग्नोज हो जाता है वो. डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि ऑटिस्टिक बच्चों का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, तो जी. उनके वो समझने और सपोर्ट करने के लिए बेस्ट वेज क्या होने चाहिए? उनको समझने के लिए
हाँ जी, वो कौन समझेगा, पेरेंट्स या डॉक्टर के लिए आप पूछ रही हैं? पेरेंट्स और डॉक्टर दोनों का ही है, आप दोनों के बारे में ही बताएं। देखिए, पेरेंट्स को ना कुछ भी लर्न करना नहीं होता, हम्म, पेरेंट्स नेचुरली सीखते हैं। मैंने ये देखा है कि माँ बाप कभी भी ट्रेंड हो ही नहीं सकते, दे गेट ट्रेन्ड बाय डेली एक्सपीरियंसेस। लेकिन एक चीज का इसमें आपने ध्यान देना है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे में अदर देन नॉर्मल है, आप उसको लाइटली बिल्कुल मत लें। ऑलवेज ऑलवेज कंसल्ट समवन। हम लोग बहुत देर कर देते हैं किसी को कंसल्ट करने में, आउट ऑफ एनी हेजिटेशन, आउट ऑफ एनी कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, हम नहीं परवाह करते, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं। ऐसा बिल्कुल मत करें। द अर्ली डिटेक्शन, द बेस्ट यू कैन डू फॉर अ चाइल्ड। एंड सेकेंड इज कि आप अपने बच्चों के साथ बड़े पेशेंसफुल रहें। ऐसे बच्चों को डील करना, आई हैव सीन द हेल which parents live with these kids. It's not at all easy. यहाँ पे बैठ के बोलना, बात करना, it's very very easy, पर जो पेरेंट्स इसे डील कर रहे हैं उनका जीवन हेल से बदतर है। They have to be very patientful. और तीसरा, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे मैं जरूर कहूंगा सोसाइटी के लिए कि लोगों को इतना संवेदनशील होना चाहिए कि ये बच्चे, कोई भी माँ जानबूझ के ऐसा बच्चा पैदा नहीं करेगी, और वो बच्चा भी जानबूझ के ऐसा होना नहीं चाहेगा। ये प्रकृति की तरफ से है, विधाता ने कुछ ऐसा उसके कहते हैं ना कि उसके जीवन में लिखा है कि उसने ऐसा होना है। हम लोगों को इतना संवेदनशील होना चाहिए कि वी शुड ट्रीट देम लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ए लिविंग ह्यूमन बीइंग। तो वो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ना हो, क्योंकि वो बच्चे आम बच्चों जैसे नहीं होंगे। आपके क्लिनिक्स पे आएंगे, आपके घर में आएंगे, आपकी रिश्तेदारी में मिलेंगे। वी शुड बी वेरी वेरी जनरस टू एक बहुत काइंड हार्ट रखें। इससे वो बच्चे डरेंगे नहीं, वो सोसाइटी से दूर नहीं जाएंगे, वो बहुत जल्दी मेन स्ट्रीम लाइन में आने के काबिल हो जाते हैं। बहुत फर्क पड़ता है इसका। और कभी हाँ जी, कई बार होता और रादर है कि बच्चों का जो है ना, एक बच्चा तो हो गया कि उसको ऑटिज्म है, और वो सेकंड बेबी के लिए इसीलिए ट्राई नहीं करना चाहते हैं कि हाँ, उनके सेकंड बेबी को भी यही हो जाएगा। इवन उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी उनको कहते हैं कि नहीं आप ट्राई मत करो, दूसरा बच्चा ऐसा हो गया तो क्या होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि अपनी अपनी ससेप्टिबिलिटी है। एक ही मदर के कई बार ट्विंस होते हैं, एक बच्चा नॉर्मल होता है और एक ठीक होता है। एक ही सर्कमस्टेंसेस हैं, एक ही गर्भ में पल रहे हैं, लेकिन एक फिट है और एक एबनॉर्मल हो गया, या एक को कोई मेलेडी आ गई। रीजन बीइंग, जो ससेप्टिबल होगा वही वो चीज कैच करेगा, जो ससेप्टिबल नहीं होगा वो बिल्कुल भी कैच नहीं करेगा। मैं बड़ा इसका एक आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक केस आता है, एक ट्विंस हैं बच्चे, वो आई थिंक अभी 18-19 ईयर्स ओल्ड हैं। एक बच्ची और मदर के सर्कमस्टेंसेस सेम थे। शी वाज इन अ वेरी बैड कंडीशन जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उनको पता भी नहीं था कि मेरे ट्विंस हैं। 3rd-4th मंथ में जाके जब लेटर उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तब जाके उनको पता चला। और वो इतनी ज्यादा बैड कंडीशन थी कि mother was totally depressed at that time. Husband was not there to look after. Mother-in-law अच्छे नहीं थे unfortunately. और वो बच्चे हुए, तो एक बच्चा इग्निशिया का चाइल्ड हुआ, उसको इतना सेंसिटिव कि जरा सा भी डांट दिया तो वो फेंट हो जाना, और दूसरा इतना स्ट्रॉन्ग, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो अपनी अपनी ससेप्टिबिलिटी है। जो वो ससेप्टिबल था, मदर के सारे इमोशंस का इम्पैक्ट ले गया, जो ठीक था वो नहीं लेके गया। होम्योपैथी का ऑटिज्म मैनेजमेंट में क्या रोल है? होम्योपैथी के, देखिए मुझे ज्यादातर प्रेडिक्टिव के बारे में ही पता है, और बहुत ज्यादा मुझे नहीं पता कि अदर लोग किस तरीके से डील कर रहे हैं। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है वो टोटली ही प्रेडिक्टिव से रहा है, और वहां पे मैंने देखा है कि व्हाट वी डू इज वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द फीलिंग्स ऑफ मदर ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि 4th-5th मंथ के बाद ही हम लोग नॉर्मली केस हिस्ट्री कंसिडर करते हैं प्रेगनेंसी की। तो यू जस्ट ट्राई टू एलिसिट कि वाज देयर एनी शॉक, और वाज देयर एनी इंसिडेंस ऑफ फ्राइट विद द मदर, और एनी ट्रॉमा विच शी वाज एक्सपोज्ड, कि एक नेचुरल फिजियोलॉजी जो डेवलप हो रही है अचानक से उसमें कहीं हैम्पर आया और उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई, तो वो क्या रीजन रहा। अगर वो परसेप्शन हमें ठीक से मिलते हैं तो वी जस्ट कंसिडर दैट फीलिंग एज अ रूब्रिक, कन्वर्टेड इनटू अ रूब्रिक, एंड सेकंड रूब्रिक वी टेक इज अ पैथोलॉजिकल रूब्रिक।
पैथोलॉजिकल रूब्रिक बड़ा कॉमन रूब्रिक है, लाइक डेवलपमेंट अरेस्टेड, आपको किसी भी रिपोर्टरी में मिल जाएगा, डेवलपमेंट मेंटल अरेस्टेड। ये दोनों रूब्रिक कंबाइन करके भी जस्ट गिव अस सिमिलिमम, बट सर सेज इज कि 200 पोटेंसी इज द बेस्ट चॉइस। तो you see a series of changes after these doses. कुछ में नहीं होता तो we repeat it, और once that delusion or that perception is nullified with the medicine, then we give, क्योंकि अब उस बच्चे की अपनी आइडेंटिटी होगी, now he is out of the mother's perception जहां से उसको डिजीज ओरिजिन हो रहा था। तो जब वो वहां से ठीक हो रहा होता है तब उसकी अपनी आइडेंटिटी डेवलप होती है, इंडिविजुअलिटी डेवलप होती है, एंड देन वी गिव देम अ डोज ऑफ जीसीएल, व्हाट वी कॉल्ड इज जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम, या उसकी इंडिविजुअल डोज, ऐसा। तो ऑटिज्म में अगर डाइट का और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने का भी कोई रोल है? हाँ, वो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट का तो आप जैसे एक बड़ी कॉमन सी चीज है कि ऑटिज्म के बच्चे हमने देखा है कि एट टाइम्स दे बिहेव लाइक एडीएचडी। आपको ये समझ ही नहीं आता कि ये बच्चे ऑटिस्टिक हैं या एडीएचडी के हैं। तो शुगर्स प्रैक्टिकली हम लोग मना करते हैं कि बहुत ज्यादा शुगर्स ना दें, आप मॉडरेट फूड दें, और फूड को जितना हो सके थोड़ा सा वो आप सेमी सॉलिड करके दें, बड़े बड़े फूड के पीसेस ना दें कि उनको चोक ना हो, एंड नेवर फोर्स देम टू इट, लेट देम हैव अ सेंस ऑफ एपिटाइट। या मतलब विद टाइम धीरे धीरे समझना होता है कि, और हमें कोशिश करनी होती है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ जैसे जो भी दे रहे हैं, तो वी जस्ट ट्राई टू सी कि इनका अपना ब्रेन कितना डेवलप हो रहा है, हाउ मच दे अंडरस्टैंड देयर नेचुरल रिफ्लेक्सेस। तो वहां हमें थोड़ा सा इनको समझना होता है, उस हिसाब से डाइट। और सेकंड क्या था, डाइट के अलावा आपने क्या पूछा था? मैंने डाइट के अलावा आपसे पूछा था लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ जितना जितना अच्छे माहौल में बचा रहेगा, देर आर मोर चांसेस ऑफ रिकवरी, क्योंकि और ट्रॉमा, सेकेंडरी ट्रॉमास उस बच्चे पे नहीं होंगे। द मोर कॉन्फिडेंस इज डिस्प्लेड इन दिस चाइल्ड, द मोर सिक्योर दे फील, एंड मोर चांसेस कि ये जल्दी रिकवर होते हैं। एक अच्छे फूल को आप बिल्कुल कांटों में और रफ एनवायरनमेंट में रख दें तो नेचुरली वो भी खराब हो जाएगा, और खराब चीज को एक अच्छे एनवायरनमेंट में ले आए, दैट इज एपिजेनेटिक्स। तो वो वहां पे ग्रो करते हैं। तो जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, कई बार पेशेंट्स आके कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं होगा कि अगर एक बार कुछ मैनेज हो गया है और हमने मेडिसिन बंद करी तो ये रिलैक्स हो जाएगा सब कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं? रिलैप्स कुछ भी नहीं, लाइफ लॉन्ग भी। देखो, इट्स बीन 7 years, अगर मैं सच बोलूं तो मुझे इन बच्चों को ट्रीट करते हो गए हैं। देर आर केसेस जो 2-3 साल मेरे पास चले हैं, देर आर केसेस जो 2-3 महीने में भी छोड़ के चले गए, क्योंकि पेरेंट्स में भी एक बड़ी वो जल्दी होती है कि मतलब आप उनको कितना भी समझाओ, दे डोंट अंडरस्टैंड कि दीज आर इनक्यूरेबल केसेस। होम्योपैथी कैन हेल्प देम, बट वी नीड टू हैव अ पेशेंस। आप एक जो एबनॉर्मेलिटी आई है उसको दूर होने में टाइम लगना है, और कितने लेवल तक दूर होगी, इट ऑलवेज नीड्स टाइम। तो और कुछ बच्चे चले हैं जो अच्छे चले हैं, मतलब लाइक देयर वाज अ केस ऑफ एन आईएएस ऑफिसर जिनके बच्चे का था, एंड प्रैक्टिकली मैंने रिफ्यूज कर दिया था वो केस लेने से, क्योंकि मुझे था कि इट्स हाई प्रोफाइल केस एंड आई मस्ट नॉट, क्योंकि अगर आप कुछ कमिट कर रहे हैं, ऑल्दो वी डोंट कमिट, बट अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिला तो आप समझते हैं कि इट विल ब्रिंग अ बैड नेम टू आवर सिस्टम। क्योंकि ठीक है, देयर आर थिंग्स व्हिच कैन इम्प्रूव एंड देयर आर चांसेस इट मे नॉट इम्प्रूव। हमें ये भी समझना है हमारी लिमिटेशंस के बारे में। तो एंड वो बच्चा इम्प्रूव हुआ, एंड नो डाउट उनके पेरेंट्स ने बहुत एफर्ट किया, हर छोटी बड़ी चीज के लिए ट्रेनर्स लगा के दिए उनको अलोंग विद द मेडिसिन्स एंड प्रॉपर गाइडेंस में। तो वो बच्चा भी नॉर्मल स्कूल में जा रहा है। उसके वो जो हाँ, मतलब दैट इज अ वेरी गुड रिजल्ट जो प्रैक्टिकली मेरा देखा हुआ है। आई कैन टॉक ऑफ माई सेल्फ, है ना। लेकिन जो हमने बड़े सर के पास देखे हैं मार्वलस रिजल्ट्स, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और हमारे एक्सपीरियंस में तो जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंस रखेंगे तो आपका जो पेशेंट है वो प्रॉपर्ली मैनेज होगा ही होगा। डेफिनेटली। एंड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज प्रेडिक्टिव, लेकिन
आई हैव सीन डॉक्टर्स जो अदर देन प्रिडिक्टिव भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। होम्योपैथी में सिर्फ टूल्स ही तो हैं डिफरेंट प्रैक्टिस Yes. करने के। इट इज एन आर्ट बेसिकली। आप अपनी नॉलेज से कैसे भी कर सकते हैं, बट आई हैव सीन वेरी गुड रिजल्ट्स विद नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो कुछ मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, बीच बीच में ना कुछ चीजें मैनेज करनी बड़ी जरूरी होती है। लाइक आई हैड सीन अ केस ऑफ ऑटिज्म जहां पे उस बच्चे को हैबिट डेवलप हो गई थी कि वो बार बार अपने जेनिटल्स ही पकड़ लेता था। तो दिस वाज वेरी पेक्यूलियर स्टेट कि, और किसी एक डॉक्टर का केस था एंड ही जस्ट प्रिस्क्राइब्ड हायोसेमस फॉर दैट कंडीशन, और उस बच्चे में वो चीज चली गई। क्योंकि कभी कभी हमें कुछ पार्शियल हैबिट्स को भी इम्प्रूव करना होता है और कभी कभी हमें टोटलिटी के साथ भी चलना होता है। बट नो डाउट I have seen कि होम्योपैथी is beneficial if it is prescribed and उसके साथ हम बाकी मेजर्स हमें पता हो। मतलब we should not only be limited to कि हमने सिर्फ डोज दे दी और कोई काम नहीं करना, और काम जो भी करना है वो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू करे, बट करे जरूर। बेसिकली ये होता है ना कि पेशेंट कई बार बहुत लेट आते हैं, लाइक अगर वो आई टीनेजर्स में रहे हैं तो उनमें ये सब जो हैबिट्स है मास्टरबेशन या जेनिटल्स पकड़ने की वो एक कॉमन हो जाता है। डेवलपमेंट, जी बिल्कुल। ठीक है, तो अभी हमने बात कर ली है ग्रेडिंग की, टाइप्स की भी बात कर ली है। अब सिम्टम्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं इनमें, जी तो मैं जी। चाहूंगी कि आप थोड़े से सिम्टम्स बताओ जो हम अपने उसमें ओपीडी में देखते हैं। सिम्टम्स में ना एक बड़ा कॉमन सिम्टम आता है कि नो रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चंस। आप कुछ भी पूछते रहे, मतलब हार्डली केयर्स, उनको समझ ही नहीं आ रहा। देयर इज नो इनपुट, उनके सेंसेस वो इनपुट ही नहीं दे रहे हैं उनके ब्रेन को कि देयर इज समवन हु इज ट्राइंग टू मेक विद यू एंड रिस्पॉन्ड बैक में कि कनेक्शन नहीं होगा। सेकंड इज आई कांटेक्ट। बहुत कॉमन है, हमें आई कांटेक्ट नहीं मिलता इन बच्चों का। आप उनकी आंखों में देखो तो वो अलग ही हो जाएंगे। थर्ड, बट आई हैव नोटिस्ड वेरी कॉमन इन दीज किड्स इज कि इनकी ना एक पर्टिकुलर मूवमेंट होती है, लाइक इफ दे आर पेन का एक ऐसा एक अलग सा मूवमेंट इनका रहेगा। ये बहुत कॉमन है इनमें। एंड सेकंड इज जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हैं कुछ बच्चों में, जैसे रिफ्लेक्सेस, नेचुरल रिफ्लेक्सेस के बारे में ना पता होना, यूरिनल और स्टूल के बारे में ना बता पाना, या भूख और प्यास के बारे में ना बता पाना। एक और मैंने देखा है कि कुछ बच्चों में कि अगर उनको चोट लग गई है, उनको कहीं बर्न हो गया या उनको कुछ हो गया, तो वो भी सेंसिटिविटी कुछ बच्चों में मैंने देखा है कि नहीं होती, और कुछ में बड़ी हाइपर सेंसिटिविटी होती है कि उनको जरा सा कुछ हुआ तो दे फील द पेन टू मच, और कुछ में तो ऐसा है कि उनको पता ही नहीं। लाइक आई हैड अ गर्ल चाइल्ड, शी वाज 5 year old, जब उनको पता लगा कि ऑटिस्टिक एंड दे केम टू मी, और उस बच्चे के एनल रीजन और जेनिटल्स के पास इतने बड़े बड़े रैशेस थे, और उस बच्चे को पता ही नहीं। मतलब अगर एक नॉर्मल किसी ह्यूमन बीइंग को उससे हाफ रैशेस भी हो तो दैट वो लोग मतलब बैठना उठना ही मुश्किल हो जाए। एंड दैट चाइल्ड वाज एज क्वाइट नॉर्मल, उसको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वेरी पेनफुल कंडीशन टू सी, बट ये मैंने देखा है इनमें कि इनको नहीं अवेयरनेस होता है इतना। और ऑटिज्म और एडीएचडी का बताया था कि वो एक समझ लेते हैं, तो जो इसमें एक डिफरेंस है वो भी थोड़ा बताएं आप। एडीएचडी में ना आई कांटेक्ट रहता है, ऑटिज्म में आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं होता है। एडीएचडी में आई कांटेक्ट भी होता है और रिस्पॉन्सेज भी होते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस समय में दे रहे हैं या नहीं दे रहे आपको, क्योंकि लेकिन हाईली एनर्जेटिक दोनों ही होते हैं। लेकिन एडीएचडी की एनर्जीज जो है ना वो अलग तरीके की शैतानियां, मतलब अलग तरीके की शैतानियां ही कहेंगे हम, एक्टिविटीज वो करते हैं, लेकिन वो गाइडेड होती है। उनके ब्रेन को पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं। मैं एडीएचडी को कहता हूँ कि भाई इट इज लाइक अ फरारी कार जिसका ड्राइवर नहीं है या जिसकी ब्रेक्स नहीं, अब वो चल रही है लेकिन वो ब्रेक नहीं है बस। ऑटिज्म में ऐसा नहीं है, वहां पे तो ड्राइवर ही नहीं है। गाड़ी चल रही है, गाड़ी है, बट देयर इज नो ड्राइवर टू गाइड दैट। हमारा माइंड ही तो हमारा ड्राइवर है, विच ड्राइव्स ओवर एवरीथिंग। तो वहां पे थोड़े से कंट्रोल्स नहीं है, और यहाँ पे ड्राइवर नहीं है। एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है, आपको इन बच्चों में देखने को मिलेगा। तो आप कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताना चाहेंगे हमें?
होम्योपैथिक मेडिसिन सच तो नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको दो मेडिसिन जरूर बताऊंगा जिसका मैंने देखा है कि व्हेन वी सम अप द रूब्रिक्स लाइक एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक और एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट and plus mental development arrested. So I have seen two medicines which have shown very good results. One is Aconite and another is Thuja. ये दोनों रेमेडीज बहुत इम्पोर्टेंट आई हैं मतलब इन दोनों रूब्रिक्स में, एंड इट हैज हेल्प्ड. लाइको इज आल्सो देयर, बट थूजा एकोनाइट तो मैंने देखा है कि बहुत केसेस में ये आती है सामने. डॉक्टर साहब, अब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे व्यूअर्स के, हम उनको भी ले लेते हैं. जी हाँ बिल्कुल. फर्स्ट क्वेश्चन है, इज ऑटिज्म ड्यू टू वैक्सीनेशन? ड्यू टू वैक्सीनेशन तो नहीं कह सकते, बट एनीथिंग विच इज फॉरेन इन नेचर इफ इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी इट मे हैव एन इम्पैक्ट, बट एज सच डायरेक्ट कोई स्टडी नहीं है विच इंडिकेट्स कि यस वैक्सीनेशन हैज कॉज्ड इट. तो आप उससे डरे ना. ससेप्टेबल है कोई तो देयर में भी चांसेस, और ना हो तो नहीं भी हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है. बट वी कैन नॉट क्लेम कि यस इट इज ड्यू टू वैक्सीनेशन. नो. कोई ऐसा टेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी टेस्ट कैन डिटेक्ट द न्यूरोलॉजिकल चेंजेस इन फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देयर आर मेनी टेस्ट. प्रेगनेंसी में काफी सारे टेस्ट हैं, बट एज सच ऑटिज्म के लिए तो नहीं कह सकते हैं. जी. नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है कि ऑटिज्म सिर्फ लड़कों में होता है, लड़कियों में नहीं? नहीं, मेरे पास एक गर्ल चाइल्ड भी है. ठीक है. एंड वन मोर क्वेश्चन, कैन ऑटिस्टिक लिव लाइफ ऑन हिज ओन आफ्टर ट्रीटमेंट? देखिए, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि इट्स बीन ओनली 7 years आई हैव बीन ट्रीटिंग ऑटिस्टिक केसेस. बट यस, बड़े सर के पास मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो अच्छे इंप्रूव हुए हैं. और एक ऑटिस्टिक बच्चा तो जो हमने फर्स्ट केस देखा था, सर के पास बहुत यंगर एज में आए थे एंड वो टीचर बने थे आगे स्कूल में. एंड दैट इज लाइव एग्जांपल जहां से हम लोगों को हौसला हुआ था कि यस these can be treated. Yes, these can be treated. There is a hope. Over to Dr. Sadiksha. हाँ जी डॉक्टर कपिल, ये जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है उनको नॉर्मल जो सभी बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हीं के साथ स्कूल भेजना चाहिए, या उनका स्पेशल है जो स्कूल बना पाते हैं स्पेशल एजुकेशन वाले? देखिए, ये ना ये विडंबना है कि हमारे जो स्कूल्स हैं ना वो सिर्फ उनको ट्रेन करते हैं जो ठीक ठीक हैं. जो थोड़े से लाइन से हटके हैं उनके लिए इन स्कूल्स में कोई जगह नहीं है. सबके लिए नहीं कह सकता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है. और उनके लिए एक स्पेशल स्कूल बना दिया जाता है कि फॉर द डिसेबल्ड करके कोई ना कोई स्कूल ऐसे होते हैं. वहां पे नुकसान क्या होता है कि वहां पे डिफरेंट जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चे हैं ना वो आते हैं. ऑटिज्म के मतलब अब एक बच्चा अगर माइल्ड ऑटिस्टिक उससे है और वो नॉर्मल स्ट्रीमलाइन स्कूल में नहीं जा रहा और वो ऐसे स्कूल में जा रहा है जहां और ज्यादा सीवियर कंडीशन के आ रहे हैं, तो वहां पे उस बच्चे के ठीक होने के और मतलब चांसेस काफी लो हो जाते हैं. अगर उसके लिए वही व्यवस्था उनके नॉर्मल स्कूल्स में कर दी जाए स्पेशल टीचर लगा करके, तो चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं. ये स्कूल्स के साथ है थोड़ा इशू क्योंकि कई शहरों में स्पेशल टीचर्स नहीं है और बच्चे हर जगह ही हैं. ओके. और यदि एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह जैसे इनकी चल रही होती हैं जो भी ऑटिज्म के बच्चे रहते हैं, तो उनके साथ साथ हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन भी दे सकते हैं क्या? व्हाई नॉट. दोनों मेडिसिन का प्लेन अलग है. एलोपैथिक मेडिसिन दे जस्ट एक्ट ऑन द बायोकेमिकल या बायोकेमिस्ट्रिक लेवल. वो सिर्फ एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऑल्टर करती हैं जिससे वो कोई भी रिजल्ट्स ले रहे हैं. इट्स जस्ट एट द फिजिकल प्लेन.
तो होम्योपैथिक आर डीपर वो थोड़ा सा और डीपर काम करती है, एंड तो कोई इंटरेक्शन नहीं है, दे सकते हैं आप, बट यू हैव टू बी कॉशियस इन दैट कि एक ही कंडीशन के लिए दो दो मेडिसिन ना दें, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या चीज ठीक कर रही है, किसको टेपर ऑफ करना है और किसको नहीं करना, ये चीज। प्रैक्टिकली जी जी। हाँ जी, प्रैक्टिकली इनका जो ऑटिज्म की मेडिसिन वगैरह है, अगर यदि होम्योपैथी की बात करें तो कितना टाइम तक उसका ट्रीटमेंट लेना है? आप मान के 2 से 3 साल का तो टाइम पीरियड चाहिए आपको, इनको आराम से इतना चाहिए। वी कैन नॉट बी इन कि भाई आए और 10 दिन में आप ठीक हो गए। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट मैजिक, it's something you have to deal, you have to understand it and you have to observe the changes, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट के चेंजेस मैंने आपको बताया इसमें कि भाई राइट ब्रेन डेवलप नहीं होता, लेफ्ट ब्रेन डेवलप होता है, और राइट ब्रेन जब डेवलप होगा तो राइट ब्रेन की जितनी भी फंक्शनिंग है, लाइक उसकी सेंसिटिविटी, उसकी रीजनिंग, उसके इमोशंस, ये सब चीजें डेवलप होंगी, तो आपको वो ऑब्जर्व करना है। बट वंस यू स्टार्ट सीइंग इट, ठीक है, आप एक लेवल के बाद जहां आपको लगता है यस व्हाटसोएवर आई वांटेड कि मेरे पेशेंट में ये चीजें डेवलप हो जाएं, देन आप डिसकंटिन्यू भी कर दें, कोई बात नहीं। द इफेक्ट ऑफ दोज मेडिसिन विल बी देयर, क्योंकि उसने एक उस प्रोसेस को, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस रुका पड़ा था, उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया या इनिशिएट कर दिया। अभी वो अपने टाइम के साथ हो जाएगा, बट अगर वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में, रूटीन में रहते तो इट इज फार एंड फार बेटर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। ठीक क्वेश्चंस सबके कर दिए हमने व्यूअर्स पे। बेसिकली ऑटिज्म जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीटेबल है, हम मैनेज कर सकते हैं, और ये टाइम ड्यूरेशन रहता है इसका 2 to 3 years का। आज वैसे भी ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, तो आज ऑटिज्म का टॉपिक हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। थैंक यू डॉक्टर कपिल भाटिया फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू। Thanks to viewers too. Okay, bye. Stay connected with us homeopathy. थैंक यू डॉक्टर जल्दी आपसे फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, ओके बाय डॉक्टर समीक्षा, बाय बाय, बाय बाय व्यूअर्स।